गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और हम लोग इंडियन पॉलिटी में भारत का संविधान डिस्कस कर रहे थे, इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे थे। और इंडियन पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो द पार्लियामेंट, हमारा सब टॉपिक लोकसभा चल रहा है। और लोकसभा में इससे पहले दो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, लोकसभा पार्ट 1 और लोकसभा पार्ट 2। उसको आप देखना ना भूलिएगा, उसको आप देखिएगा। जब तक आप लोकसभा पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखेंगे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हम लोग अब बात करते हैं आज की, और आज हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा। और लोकसभा में हम लोगों ने आर्टिकल 99 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम लोगों को बात करना है भारत का संविधान का आर्टिकल 100। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का संविधान का आर्टिकल 100 का फर्स्ट क्या कहता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 100 का फर्स्ट क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना किसी विधेयक पर दोनों तरफ बराबर मत होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को यह पावर दिया गया है कि किसी विधेयक पर दोनों तरफ बराबर मत होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है, यानी कास्टिंग वोटिंग कर सकता है। कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो कास्टिंग वोटिंग करने का राइट दिया गया है हमारे लोकसभा अध्यक्ष को, वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, कास्टिंग वोटिंग करने का जो राइट दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो स्पीकर हैं, उसका आधार है भारत के संविधान का आर्टिकल 100 का फर्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान की 100 फर्स्ट के थर्ड की। भारत के संविधान का आर्टिकल 100 का 3 क्या कहता है? तो आप याद रखिएगा, 100 का 3 कहता है कि लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या एक बटे 10 या 55 होती है। कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कम से कम लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर 1/10 सदस्य या मिनिमम 55 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तो लोकसभा की कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। आप लोगों को पता होगा, जैसे ही हमारे देश के अंदर संसद की कार्यवाही शुरू होनी होती है तो पहली घंटी बजती है और देखा जाता है कि 55 सदस्य हैं कि नहीं है। अगर 55 सदस्य नहीं होते हैं तो फिर दूसरी घंटी बजती है, फिर देखा जाता है कि 55 सदस्य हैं या नहीं है। इसके बाद तीसरी घंटी बजती है और देखा जाता है कि 55 सदस्य हैं या नहीं है।
और अगर तीसरी घंटी बजने के बाद भी 55 सदस्यों की संख्या नहीं होती है तो लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए। हमारा जो स्पीकर होगा वो कास्टिंग वोटिंग करेगा आर्टिकल 101 के अनुसार, 103 के अनुसार। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम के लिए मिनिमम जो मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए 1/10 या 55 होने चाहिए। दोनों आर्टिकल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और अगला आर्टिकल कौन सा है? तो अगला आर्टिकल मेरे प्यारे दोस्तों भारत के संविधान का आर्टिकल 101 और 102। आर्टिकल 101, 102 भारत के संविधान का आर्टिकल 101 और 102 क्या कहता है? संसद के सदस्यों की निर्हरताओं या अयोग्यताओं का वर्णन है। संसद के जो मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के वो मेंबर होते हैं, वो किस प्रकार से अयोग्य हो जाते हैं, किस प्रकार से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इस बात का प्रावधान किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 101 में और 102 में। मेरे प्यारे दोस्तों आप याद रखिएगा, लोकसभा में संसद के सदस्यों की निर्हरताओं के संबंध में फैसला लेने का जो पावर होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ लोकसभा की डिस्क्वालिफिकेशन को एक्सप्लेन करने का पावर रखता है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष फैसला करता है कि कोई सदस्य किस प्रकार से अयोग्य हो गया है। और राज्यसभा के अंदर ये पावर किसको होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो राज्यसभा के अंदर ये पावर होता है राज्यसभा का सभापति। किसका सभापति? राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का सभापति का मतलब होता है भारत का उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, लोकसभा के अंदर सांसदों की निर्हरताओं के संबंध में फैसला लेने की शक्ति किसके पास होती है? तब आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्यसभा में सांसदों की निर्हरताओं से संबंध फैसला लेने की शक्ति किसके पास होती है? तब आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति के पास होती है। दोनों बिंदु आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई भी सांसद किस प्रकार से निर्भर हो जाता है आप लोगों को पता होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1954 का अनुसरण अगर वो नहीं करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो लोकसभा का मेंबर बनने का पात्र नहीं रहेगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लेता है, भारत का नागरिक नहीं रहता है, तो वो सांसद बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किसी के ऊपर 302 मुकदमा उस समय चल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, आरोप सिद्ध हो चुका है, तो भी ऐसा प्रावधान किया जा सकता है कि उसको हटाया जा सकता है। कोई व्यक्ति, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, और भी बहुत सारी आप लोगों को पता होगा, दल बदल कानून के अंतर्गत भी कोई अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो भी उसको हटाने का प्रोविजन किया गया है। ये सारी बातें आप लोगों को विधिवत समझ में आ गई होंगी। आर्टिकल 101, आर्टिकल 102। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के अगले आर्टिकल की, और अगला आर्टिकल है भारत के संविधान का आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 क्या कहता है?
आर्टिकल 103 कहता है कि संसद सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में संसद सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में अंतिम फैसला भारत के चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखिएगा, भारत के संविधान का आर्टिकल 103 कहता है कि संसद सदस्यों की निर्भरताओं डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में जो अंतिम डिसीजन होगा, जो अंतिम फैसला होगा, वो भारत के चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये भी आप प्रावधान है, ये भी आप याद रखिएगा। यानी लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति दी गई है कि वो लोकसभा से किसी मेंबर को निर्भरता के संबंध में फैसला दे सकता है, लेकिन वो फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा जब तक कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा फैसला नहीं दे दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति ने सांसदों के संबंध में या किसी सांसद की अयोग्यता के संबंध में कोई फैसला दे दिया है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर उस दिन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। ऐसा प्रावधान भी किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 103 में। आपसे अगर पूछा जाए कि अंतिम फैसला किसके पास, अंतिम जो फैसला लेने की शक्ति वो किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान के अगले आर्टिकल की, और भारत के संविधान का अगला आर्टिकल कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 108 की। आर्टिकल 108 क्या कहता है? 108 कहता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत करेगा या बुलाएगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर किसके पास है? ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाने का पावर किसके पास है? जेपीसी बुलाने का जो पावर है वो किसके पास है मेरे प्यारे दोस्तों? तो भारत के संविधान का आर्टिकल 108 कहता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत करेगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। और याद रखिएगा, जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो किसके संबंध में बुलाया जा सकता है? तो आप याद रखिए, राष्ट्रपति का जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है वो साधारण विधेयक, जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है या वित्त विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है, वित्त विधेयक पर गतिरोध या साधारण विधेयक पर गतिरोध। मेरे दोस्तों, साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। वित्त विधेयक पर दोनों हाउस में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। धन विधेयक के संबंध में किसी प्रकार का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है।
और ना ही संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। इस बात को आप याद रखिएगा। किन विधेयकों के संबंध में ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाता है? तो याद रखना, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। आप लोग जानते होंगे विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर ही ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में किसी भी प्रकार का संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति नहीं बुला सकता है, ऐसा प्रोविजन किया गया है। याद रखिएगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और ऐसा प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आप याद रखिएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है भारत के संविधान के 118(4) में। 118(4) कहता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो इस चीज को भी आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं इतनी चीज आप लोगों ने समझ ली होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले आर्टिकल की। और अगला आर्टिकल कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 109। 109 क्या कहता है? कहता है कि धन विधेयक आर्टिकल 109 कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाएंगे। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाएंगे। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाएंगे। आर्टिकल 109 में क्या है? तो बेटा आर्टिकल 109 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 109 में। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 109 में। आर्टिकल 1010 क्या कहता है? इसके विषय में भी आप समझ लीजिए। आर्टिकल 110 कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का फैसला लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। और धन विधेयक केवल और केवल कहां पेश किए जाते हैं? तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा के अंदर पेश किए जाते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है, ऐसा प्रोविजन किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 109 में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 110 के तहत करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की। और अगला आर्टिकल क्या है? तो अगला आर्टिकल है भारत के संविधान का आर्टिकल 111। भारत के संविधान का आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 है ना। आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। राष्ट्रपति
किसी विधेयक पर, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, यानी भारत के संविधान के आर्टिकल 111 में क्या दिया गया है, तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निषेधाधिकार, राष्ट्रपति का निषेधाधिकार, राष्ट्रपति का या राष्ट्रपति को निषेधाधिकार दिया गया है, यानी राष्ट्रपति का वीटो पावर। राष्ट्रपति को वीटो पावर किस आर्टिकल में दिया गया है, तो राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया है आर्टिकल 111 में। और किस राष्ट्रपति ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किया था, तो आप याद रखिए उन राष्ट्रपति का नाम है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में, ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में अपने वीटो पावर का प्रयोग किया था, ये भी आप लोग जानते होंगे। और ज्ञानी जेल सिंह के टाइम में भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो इंदिरा गांधी जी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो आर्टिकल 111 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, राष्ट्रपति का निषेधाधिकार है ये राष्ट्रपति का वीटो पावर है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और भारत के संविधान का अगला आर्टिकल कौन सा है, तो अगला आर्टिकल है 112। 112 क्या प्रावधान करता है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 112 क्या कहता है, 112 कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में पेश किया जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण ब्रैकेट में लिख सकते हैं बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण ब्रैकेट में लिखो बजट, केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। वार्षिक किया जाएगा। बेटा जो वार्षिक वित्तीय विवरण है मेरे प्यारे दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन या बजट आप कह सकते हैं, केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। भारत के संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि बजट संसद के किस हाउस में पेश किया जाता है, तो बजट केवल लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। और बजट कैसा विधेयक है भाई, तो बजट वित्त विधेयक होता है। बजट होता है फाइनेंस बिल, बजट वित्त विधेयक होता है जो केवल लोकसभा के अंदर पेश करने का प्रावधान किया गया है। तो इस बात को भी आप लोग समझ लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं, और बात हम किसकी करते हैं, तो और बात करते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के कौन कौन से कार्य होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोकसभा अध्यक्ष के एक एक कार्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। इंग्लिश में कह सकते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। पावर एंड
फंक्शन ऑफ स्पीकर। पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर। पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। लोकसभा अध्यक्ष की कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं? तो पहला कार्य है लोकसभा की कार्यवाही करता है। पहला कार्य है मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रखिएगा, लोकसभा के सभी सत्रों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता या कार्यवाही करता है। पहला काम क्या है? लोकसभा अध्यक्ष का पहला काम है लोकसभा के सभी सत्रों की अध्यक्षता करना और लोकसभा का कार्य करना। दूसरा काम है सदन में शांति स्थापित करना। दूसरा काम है सदन में शांति स्थापित करना, कौमा सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में फैसला लेना। लोकसभा मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में फैसला लेने का प्रावधान भी किसके पास है? तो आप याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। अगला है भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति होता है। भारतीय संसदीय समूह का भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय संसदीय समूह का प्रमुख कौन होता है, तो भारतीय संसदीय समूह का प्रमुख होता है लोकसभा का अध्यक्ष। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है। सभी संसदीय समितियों के सभापतियों की नियुक्ति। सभी संसदीय समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करता है। ये भी बात आप लोग समझ लीजिएगा। संसदीय समूह के जितने भी, यानी कि संसद के अंदर जितनी भी समितियां बनती हैं, चाहे वो प्राक्कलन समिति हो, चाहे वो लोकलेखा समिति हो, चाहे वो और अन्य समितियां हो, सभी की सभापति की नियुक्ति करता है। संसद एवं राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम होता है। संसद एवं राष्ट्रपति के बीच, संसद एवं राष्ट्रपति के बीच विचार विनिमय का माध्यम होता है। विचार विनिमय का
विचार विनिमय का माध्यम होता है, विनिमय का माध्यम होता है। आपसे अगर कोई पूछ दे कि संसद और राष्ट्रपति के मध्यस्थता कौन करता है, विचार विनिमय का माध्यम कौन होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति और संसद के मध्य विचार विनिमय का माध्यम होता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के हम शक्तियां एवं कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। और क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आप याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्य के लिए, लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्य के लिए, लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। लोकसभा अपने कार्य के लिए किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा बने हैं इस पॉइंट में, आप एक एक बिंदु को याद रखिएगा। आपसे पूछ दिया जाए कि संसद और राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम कौन होता है, तो राष्ट्रपति और संसद के मध्य विचार विनिमय का माध्यम होता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के सभी सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप याद रखिएगा लोकसभा के सभी सत्रों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। वह लोकसभा की कार्यवाही को अंजाम देता है, लोकसभा में शांति बनाए रखता है, लोकसभा के मेंबर्स की अयोग्यताओं निर्भरताओं के बारे में डिसीजन लेने का फैसला उसके पास होता है। भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति होता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति होता है। सभी संसदीय समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करता है, यानी संसद में जितनी भी समितियां होती हैं, चाहे वो लोक उपक्रम समिति हो, चाहे वो लोक लेखा समिति हो, चाहे वो प्राक्कलन समिति हो, कोई भी समिति हो पार्लियामेंट की, उसके सभी सभापतियों की नियुक्ति करने का काम लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। आप लोग याद रखिएगा। और एक बात और हम आपको बता दें कि भारत के अंदर लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष का पद है वो बनाया गया भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बनाया गया लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बनाए जाने की घोषणा की गई भारत सरकार अधिनियम 1919। और मेरे प्यारे दोस्तों इस अधिनियम के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बनाने की घोषणा की गई, लेकिन पद बनाया कब गया, तो आप याद रखिए 1921 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद प्रथम बार बनाया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को बनाया गया। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने किस वर्ष से पहली बार काम करना शुरू किया, तो आप याद रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा 1921। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं अब लोकसभा की शक्तियां और कार्य। लोकसभा की कौन कौन सी शक्तियां हैं, लोकसभा के कौन कौन से कार्य हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और आप लोग लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में बात किया हमने। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा की शक्तियां और कार्य, लोकसभा की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। अभी हमने लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कार्यों के बारे में वर्णन किया है, तो नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। और आपसे हम विशेष अनुरोध करेंगे कि हमारा जो लोकसभा है वो 4 वीडियो में कंप्लीट हो रहा है। पार्ट 1 लोकसभा, पार्ट 2 लोकसभा, पार्ट 3 लोकसभा, पार्ट 4। तो आप सारे
वीडियो को, आप सभी वीडियो को, सभी पार्टों को स्किप किए बिना देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा, ये हम आपके साथ वादा करते हैं, और आप भी हमारे साथ वादा करिए कि आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, वीडियोज को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। कोई अगर क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल जीएस ग्लोबल को प्रमोट करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहिए, जिससे आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन बहुत अच्छा हो। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर हम लोग पूर्ण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।